वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिलिप लार्किन की एक फेमस पोइम जिसका टॉपिक है चर्च गोइंग। ये पोइम 1954 में द लेस डिसीव्ड में पब्लिश हुई। इस पोइम के टॉपिक को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। चर्च गोइंग, चर्च का मतलब है रिलीजन, यानी चर्च क्रिश्चियन रिलीजन में जो उनकी वर्शिप प्लेस है, जो इबादत की जगह है, उसे चर्च कहते हैं और ये सिंबल है रिलीजन का। गोइंग का मतलब है जाना, यानी चर्च में जाना, यानी मज़हब की तरफ रुजू करना, मज़हब की तरफ जाना। या इसका ये भी मतलब हो सकता है कि चर्च गोइंग यानी चर्च जा रहा है, यानी मज़हब अब दूर हो रहा है हमसे, मज़हब ख़त्म हो रहा है, मजहबी अकायद जो हैं वो इस दुनिया से, इस सोसाइटी से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं। ये पोइम फिलिप लार्किन ने पोस्ट वॉर इरा में लिखी थी, यानी जंग-ए-अज़ीम दोम जब हुई उसके बाद लोगों में ये रुझान बढ़ने लगा कि रिलीजन का कोई फ़ायदा नहीं है, ये एक यूज़लेस और वर्थलेस चीज़ है, क्योंकि अगर गॉड की एग्जिस्टेंस होती तो इस कदर जुल्म और इस कदर कैजुअलिटीज़ ना होती, इतना ज़्यादा लॉस ना होता। तो इसलिए पोस्ट वॉर इरा में लोग मज़हब से बहुत ज़्यादा मुतनफ़िर हो रहे थे। उसी पर्सपेक्टिव में ये पोइम लिखी गई है कि चर्च गोइंग यानी मज़हब की तरफ रुजू करना, या शायद मज़हब अब जा रहा है, मजहबी अकायद आहिस्ता आहिस्ता इस दुनिया से नापैद होते जा रहे हैं। इस पोइम के स्टेंजास की स्ट्रेंथ है 7 और हर स्टेंजा 9 लाइंस पर कंसिस्टेंट है। इस तरह से इस पोइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 63। अब हम आते हैं इस पोइम की ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन और इसके साथ साथ इस पोइम में यूज़ होने वाली तमाम फिगर्स ऑफ स्पीच की जानिब। फर्स्ट स्टेंजा में पोइट कहता है वंस, एक मर्तबा। यहाँ पोइट स्टोरी की तरह इस पोइम को स्टार्ट कर रहा है, यानी एक इवेंट है, एक वाक़या है, एक इंसिडेंट है जिसको वो नरेट कर रहा है। वो कहता है वंस, एक मर्तबा, आई एम श्योर, जब मुझे यकीन हो गया, देयर इज़ नथिंग गोइंग ऑन, कि कुछ भी नहीं हो रहा, कोई तकरीब, कोई मजहबी किस्म की तकरीब नहीं चल रही, कोई इबादत नहीं चल रही। आई स्टेप इनसाइड, तो मैं चर्च में दाखिल हो गया, यानी जब मुझे इस बात का यकीन हो गया कि चर्च में कोई इबादत या कोई मजहबी तकरीब नहीं चल रही, तो मैं चर्च में दाखिल हो गया। यानी इसका मतलब है कि पोइट किसी इबादत की गर्ज से या किसी मजहबी तकरीब में पार्टिसिपेट करने के लिए चर्च में नहीं गया, बल्कि वो एक विज़िटर के तौर पर दाखिल हुआ है, यानी उसका मज़हब से कोई लगाव नहीं है। वो चर्च को एक बिल्डिंग कंसीडर करके गया है, वो इसे कोई वर्शिप प्लेस कंसीडर करके उसमें दाखिल नहीं हुआ। जब मुझे इस बात का यकीन हो गया कि चर्च में कोई इबादत या मजहबी तकरीब नहीं चल रही, तो मैं इस चर्च में दाखिल हो गया, मैंने इसमें कदम रखा। लेटिंग द डोर थर्ड शट, और दरवाज़े को एक ज़ोरदार आवाज़ से बंद होने दिया। इसका मतलब है कि पॉइंट ये चाहता है कि मैं तो एक विज़िटर के तौर पर चर्च में एंटर हो गया हूँ, लेकिन मेरे अलावा कोई इस चर्च में दाखिल ना हो। यानी वह चाहता है कि लोग मजहबी रुझान की तरफ ना आएँ, मज़हब की तरफ जो लोगों का रुझान है वो नहीं होना चाहिए। अनदर चर्च, ये कोई और चर्च था, यानी इससे पहले भी पॉइंट बहुत से चर्चिज़ को विज़िट कर चुका है, तो ये उसे उस तरह का चर्च नहीं लगा। यानी इसका मतलब ये है कि पास्ट में इस जो भी चर्चिज़ हुआ करते थे, वहाँ का जो अंदर का माहौल था ये उससे मुख्तलिफ था, यानी अब चर्च का वो माहौल नहीं रहा। इसका मतलब है कि वो मजहबी रवायात आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ती जा रही हैं और उसकी जगह सिर्फ़ और सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ ने और रसूम और रिवाज ने ले ली है। अनदर चर्च, ये कोई और तरह का चर्च था। मैटिंग, इसके अंदर कालीन बिछे हुए थे, सीट्स और नशिस्तें लगी हुई थीं, एंड स्टोन, और एक मुकद्दस पत्थर भी था, एंड लिटिल बुक्स, और थोड़ी सी छोटी छोटी किताबें थी। यानी लिटिल बुक्स का मतलब है कि अब मज़हब पर रिसर्च का कल्चर नहीं रहा, लोग मजहबी रिसर्च नहीं करते, इस पर कोई बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स या नई बुक्स नहीं पब्लिश होकर आ रही, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट अब इसमें नहीं रहा। स्प्रॉलिंग्स ऑफ फ्लावर्स, और कुछ फूलों की पत्तियां बिखरी हुई पड़ी थीं। कौन सी पत्तियां? कट फॉर संडे, जो कि संडे की इबादत के लिए, इतवार के दिन जब चर्च में इबादत होती थी, उस इबादत के लिए जो उन्होंने फूलों की पत्तियां बिखेरी हुई थीं वही कुछ पड़ी थी। ब्राउनिश नाउ, अब वो भी ब्राउनिश हो गई थी, यानी भूरे रंग की हो गई थी। इसका मतलब ये है कि चर्च में पड़ी हुई पत्तियां भी मुरझा गई थी। यानी जब चर्च में लोग फूल फेंकते हैं, फूल रखते हैं, वो अपने मजहबी जोश
और अकीदत की वजह से रखते हैं, लेकिन अब वो भी मुरझाती जा रही हैं। इसका मतलब ये है कि फूल लोगों के मजहबी रुझान की तरफ इशारा करते हैं। इसका मतलब है कि अब लोगों में वो मजहबी रुझान पहले की तरह नहीं रहा। सम ब्रास एंड स्टफ़, वहाँ पर कुछ जिस्त या तांबे के बर्तन ये चीज़ें पड़ी हुई थी, एंड स्टफ़ और कुछ और तरह का सामान पड़ा था, यानी धाती सामान, जिस्त और कांसी वगैरह का या पीतल वगैरह का सामान पड़ा था, एंड स्टफ़ और कुछ और सामान पड़ा था। अप एट द होली एंड, उस चर्च का जो एक मुकद्दस इख्तिताम था जहाँ पर क्राइस्ट की क्रॉस वगैरह स्लीव वगैरह रखी होती है, वहाँ पर कुछ जिस्त और दूसरा सामान पड़ा था। द स्मॉल नीट ऑर्गन, और वहाँ पर एक छोटा सा साफ सुथरा ऑर्गन यानी वो साज का सामान पड़ा था जिस पर म्यूज़िक बजाया जाता है इबादत के दौरान। एंड अ टेंस, और एक परेशान कुन यानी परेशान कर देने वाला, मस्टी घुटन ज़दा, अनइग्नोरेबल नाकाबिले बर्दाश्त साइलेंस, खामोशी। उस चर्च में खामोशी जो थी वो बहुत ज़्यादा परेशान कुन, घुटन आमेज़ और नाकाबिले बर्दाश्त थी। हालांकि जो खामोशी होती है ये एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, लेकिन यहाँ की जो खामोशी है उसको भी वो पॉजिटिव कॉनोटेशन नहीं दे रहा बल्कि नेगेटिवली ले रहा है कि वहाँ की जो खामोशी थी वो बहुत ज़्यादा परेशान कुन, घुटनामेज़ और नाकाबिले बर्दाश्त थी। ब्यूट गॉड नोज हाउ लॉन्ग, ब्यूट का मतलब है कि वो खामोशी वहाँ बुलंद हो रही थी, वो खामोशी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही थी, यानी इसका मतलब है कि रिलीजन के मामले में खामोशी बढ़ती जा रही है। लोग अब रिलीजन के बारे में डिस्कशन करना भी गवारा नहीं करते। गॉड नोज हाउ लॉन्ग, खुदा जानता है कि कितने अरसे से ऐसा माहौल था चर्च का। हेटलेस, मैंने अपना हैट जो था वो तज़ीमन उतार दिया। आई टेक ऑफ माई साइकिल क्लिप, और मैंने अपने जो साइकिल क्लिप्स थे वो भी उतार दिए जो साइकिल चलाते वक्त इसलिए पहनते हैं ताकि पैडल और उसका जो व्हील है उसमें साइकिल चलाते वक्त, साइकिलिंग करते वक्त आपका ट्राउज़र्स वगैरह उसमें लग ना जाए, तो उस वजह से जो क्लिप्स पहनते हैं वो भी उसने उतार दिए। इन ऑकवर्ड रेवरेंस, एक अजीब व गरीब किस्म के बेहद एहतराम की वजह से, यानी हद दर्जे के अजीब एहतराम की वजह से मैंने अपना हैट भी उतार दिया और अपने साइकिल के जो क्लिप्स थे वो भी उतार दिए। सेकंड स्टैंजा में पॉइंट कहता है मूव फॉरवर्ड, फिर मैं आगे बढ़ा। रन माई हैंड, अपने हाथ को फेरा अराउंड द फॉन्ट, उस मुकद्दस बर्तन पे, यानी जो मुकद्दस बर्तन चर्च के अंदर रखा गया था उस पर मैंने हाथ फेरा, उसे टटोला। फ्रॉम वेयर, जहाँ पर आई स्टैंड, मैं खड़ा था। द रूफ लुक्स ऑलमोस्ट न्यू, वहाँ पर छत तकरीबन नई नई दिखाई दे रही थी। क्लीन्ड, और साफ़ सुथरी दिखाई दे रही थी। और रिस्टोर्ड, या यूँ महसूस हो रहा था कि इसे अभी अभी रिपेयर किया है, यानी अभी अभी इसकी मरम्मत की गई है। समवन वुड नो, शायद कोई इस बारे में जानता हो कि किसने इस छत को रिस्टोर किया है या साफ़ किया है। आई डोंट, लेकिन मुझे इसका इल्म नहीं है। माउंटिंग द लेक्टर्न, फिर उसके बाद मैं उस डाइस पर चला गया जहाँ पर प्रीस्ट खड़ा होकर इबादत के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है और होली वर्सेस जो हैं बाइबल की वो पढ़ता है। उस डाइस पर चला गया। आई परस्यू अ फ्यू हेक्टरिंग लार्ज स्केल वर्सेस, फिर मैंने बहुत रोबदार लंबी लंबी चंद आयात की तलावत की। हेक्टरिंग का मतलब है, हेक्टर एक, यहाँ पर इसने ग्रीक रेफरेंस यूज़ किया है। हेक्टर एक कैरेक्टर है, ग्रीक कैरेक्टर, वो कहता है, लेकिन इधर इसका बामाना मीनिंग यही होगा कि रोबदार किस्म की, लार्ज स्केल वर्सेस, लंबी लंबी आयात की तलावत की। एंड प्रोनाउंस, और बुलंद आवाज़ से पुकारा। हेयर एंड कि यहाँ इख्तिताम हुआ, यानी इबादत को ख़त्म करने वाले अल्फाज जो थे, जैसे मुस्लिम्स अपनी दुआ के एंड पे, प्रेयर के एंड पे आमीन बोलते हैं, इसी तरह से क्रिश्चियंस में हेयर एंड का वर्ड बोला जाता है। उसने कहा कि मैंने ये लफ्ज़ बहुत बुलंद आवाज़ में पुकारे। मच मोर लाउडली दैन आई वुड मेंट, यानी जितना मैं बुलंद आवाज़ से बोलना चाहता था उससे बहुत ज़्यादा ऊंची मेरी आवाज़ निकल गई। वहाँ पर ये बोला नॉर्मल आवाज़ में ही हो, लेकिन चूँकि वहाँ तन्हाई थी उस गूंज की वजह से उसकी आवाज़ बुलंद हो गई हो। द एकोज, और गूंज। स्निगर, स्निगर है, इसका मतलब है तंजिया मुस्कुराहट, ब्रीफली मुख्तसरन, और उस बुलंद आवाज़ में एक मुख्तसर सी
तंजिया मुस्कुराहट की गूंज भी शामिल हो गई। बैक एट द डोर, फिर उस चर्च के दरवाजे की पुश्त पर आई साइन द बुक, मैंने एक किताब पर दस्तखत किए। डोनेट एन आयरिश सिक्सपेंस, और आयरलैंड की करेंसी का 6 पेंस का एक सिक्का भी डोनेट कर दिया, यानी अतिया कर दिया, वहाँ पर खैरात के तौर पर दे दिया। ये एक आयरनी है कि चर्च एक ऐसी जगह है, रिलीजन एक ऐसी जगह है जहाँ लोग अपनी परेशानियों और अपने दुखों का मदावा करने जाते हैं, अपने मसाइल के हल के लिए जाते हैं, लेकिन चर्च खुद लोगों की मदद का मोहताज हो गया है। रिफ्लेक्ट, फिर मैंने ये सोचा, द प्लेस वॉज नॉट वर्थ स्टॉपिंग फॉर, कि ये जगह इस काबिल नहीं है कि यहाँ मज़ीद रुका जाए। क्यों ना रुका जाए? क्योंकि यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा एक परेशान कुन किस्म की खामोशी सी सुनाई दे रही थी, और इसके साथ साथ जब उसने देखा कि चर्च तो ख़ुद मोहताज है चैरिटी का, खैरात का, तो इसलिए उसने मुनासिब नहीं समझा मज़ीद वहाँ पे स्टे करना। उसके बाद थर्ड स्टैंजा में वो कहता है येट स्टॉप आई डिड, लेकिन फिर भी मैं वहाँ खड़ा रहा। इनफैक्ट दर हकीकत आई ऑफन डू, मैं अक्सर ऐसा ही किया करता हूँ, ये मेरी हैबिट है। एंड ऑलवेज एंड मच एट अ लॉस लाइक दिस, और हमेशा मेरा किसी भी मामले का इख्तिताम इसी तरह के नुकसान की शक्ल में ही होता है। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि चर्च में खड़े होना एक लॉस है, एक नुकसान के मुतरादफ है। यानी मज़हब को फॉलो करना, रिलीजन की पैरवी करना एक नुकसान करवाने के काबिल है। आप अपने रिसोर्सेज का, अपने टाइम का और अपनी एनर्जी का ज़िया कर रहे हैं, इसको वेस्ट कर रहे हैं। वंडरिंग व्हाट टू लुक फॉर, फिर मैं हैरान था कि मैं किस चीज़ की तलाश कर रहा हूँ, मैं किस चीज़ का मतलाशी हूँ, मैं इस चर्च में क्या तलाश करने आया हूँ। वंडरिंग टू, फिर मैं मज़ीद हैरान हुआ। व्हेन चर्चेस फॉल कम्प्लीटली आउट ऑफ यूज़, कि ये सोचकर मैं मज़ीद हैरान हो गया कि जब चर्च मुकम्मल तौर पर गिर जाएंगे, यानी ख़त्म हो जाएंगे, और ये बिल्कुल इनका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, ये बिल्कुल बेफ़ायदा हो जाएंगे। व्हाट वी शैल टर्न दैम इनटू, तो हम इन चर्चेज़ को किस चीज़ में तब्दील करेंगे। यानी जब मज़हब का ख़ात्मा हो जाएगा, और चर्चेज़ का वजूद जो है ये भी मज़हब की वजह से है, जब मज़हब ख़त्म हो जाएगा तो फिर ये जो चर्चेज़ होंगे, ये जो कैथेड्रल्स होंगे, इनको हम किस चीज़ में तब्दील करेंगे। यानी ये सिर्फ चर्च का लफ्ज़ उसने सिर्फ उसका मतलब क्रिश्चियनिटी को इग्नोर करना या उसको डिग्रेड करना नहीं, बल्कि वो तमाम मज़ाहिब में जितनी भी इबादत गाहें हैं, चाहे वो टेंपल हो या मॉस्क हो, उन सब का इशारा, उसका इशारा इन तमाम चीज़ों की तरफ है। वो कह रहा है कि जब ये मजहबी इबादत गाहें जो हैं, इनका हम क्या करेंगे जब मज़हब का इस दुनिया से मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा। इफ़ वी शैल कीप अ फ्यू कैथेड्रल्स क्रॉनिकली ऑन शो, तो क्या हम कुछ चर्चेज़ को, कुछ गिरजों को तारीख़ी तौर पर म्यूज़ियम के तौर पर दिखाने के लिए, एग्ज़िबिट करने के लिए या नुमाइश के तौर पर रख लेंगे। यानी क्या हम तारीख़ी तौर पर इन चर्चेज़ को, इन गिरजों को म्यूज़ियम में तब्दील कर देंगे ताकि ये नुमाइश के तौर पर इसकी चीज़ें लोगों को दिखाई जा सकें। देयर पार्चमेंट, अब ये चर्च के सामान की बात कर रहा है, वहाँ पर वो चर्मी कागज़ जिस पर कुछ मजहबी तहरीरें लिखी होती हैं, उन कागज़ों को, प्लेट्स और मजहबी किस्म की मुकद्दस प्लेटों को, एंड पिक्स, और उन मुकद्दस संदूकों को, इन लॉक्ड केसेस, हम मुकफ़ल यानी संदूकों में रख देंगे। क्या हम मुकफ़ल अलमारियों में उन तमाम चर्मी कागज़ों पर लिखी गई मुकद्दस तहरीरों को, मुकद्दस प्लेटों को और मुकद्दस संदूकों को उन मुकफ़ल अलमारियों में ताले में बंद करके रख देंगे। एंड लेट द रेस्ट रेंट फ्री टू रेन एंड शीप, और जो बाकी चर्च बच जाएंगे वो बारिश के वक़्त बग़ैर किसी किराए के लिए, बग़ैर कोई किराया लिए, कुछ चार्जेस लिए बग़ैर, शीप यानी भेड़ों और मुख्तलिफ जानवरों के लिए खोल देंगे, ताकि जब भी बारिश हो रही हो तो बग़ैर किराया अदा किए लोग या जानवर, भेड़ बकरियां वगैरह उसमें आकर थोड़ी देर के लिए क़याम कर सकें। यानी ये सराय की जगह बन जाएगा, एक इन बन जाएगा। शैल वी अवॉइड दैम एज अनलकी प्लेसेस, या हम लोग यानी हम इंसान इनको अनलकी प्लेसेस यानी बदकिस्मत जगह तसव्वुर करते हुए इनसे मुकम्मल तौर पर परहेज़ करना शुरू कर देंगे। उसके बाद स्टैंजा नंबर 4 में पॉइंट कहता है, और या फिर आफ्टर डार्क, जब अंधेरा छा जाए, रात मुकम्मल तौर पर गालिब आ जाए,
विल डूबियस वुमन कम, तो यहाँ पर मशकूक ख़वातीन आया करेंगी। टू मेक देयर चिल्ड्रन टच आ पर्टिकुलर स्टोन, ताकि वो एक ख़ास पत्थर को छू लें और जिससे उनकी बीमारियां ख़त्म हो जाएं। यानी अपने बच्चों की बीमारियों को ख़त्म करने के लिए या उनकी अच्छी किस्मत के लिए चर्च में जो एक ख़ास पत्थर पड़ा हुआ है, जिसका जिक्र ये ऑलरेडी स्टैंजा नंबर 1 की 3rd लाइन के लास्ट वर्ड के तौर पे कर चुका है। वो कहता है या माएँ जो हैं मशकूक किस्म की औरतें अपने बच्चों को बीमारियां दूर करने के लिए और अच्छी किस्मत के हसूल के लिए उस पत्थर को छूने के लिए यहाँ लाया करेंगी। पिक सिंपल्स, या वो जड़ी बूटियाँ तोड़ने आया करेंगी फॉर कैंसर, कैंसर की बीमारी के लिए। या कैंसर उस वक़्त एक इनक्योरेबल डिजीज़ था, यानी लाइलाज, कैंसर का मतलब है, ये भी एक सिंबॉलिक वर्ड है तमाम इनक्योरेबल डिजीज़ का। यानी क्या माएँ या आम औरतें जो कि मशकूक होंगी वो यहाँ पर लाइलाज बीमारियाँ जैसा कि कैंसर वगैरह उनके लिए जड़ी बूटियाँ तोड़ने आया करेंगी। और ऑन सम एडवाइज्ड नाइट, या उस रात को जिस रात की उन्हें उनके किसी बड़े ने नसीहत की होगी, यानी उनके किसी बिशप या किसी प्रीस्ट या किसी उनके बड़े आदमी ने जिसको वो एक मजहबी आदमी समझती हों, उसकी नसीहत के मुताबिक जो रात का जिक्र उसने किया होगा उस रात को वो चर्च में आया करेंगी। किस मकसद के लिए? सी वॉकिंग अ डेड वन, उनका कोई ऐसा अजीज़ व अकारब या उनका रिश्तेदार जिसकी मौत वाक़ हो गई हो, अब वो उसकी डेड बॉडी यानी उसकी जो नाश है वो यहाँ पर चल फिर रही होगी, यानी उसकी रूह चल फिर रही होगी। या वो अब हम इसका पूरी लाइनों का तर्जुमा करते हैं। वो कहता है कि जब मुकम्मल तौर पर रात छा जाएगी तो मशकूक ख़वातीन इस मुक़द्दस पत्थर को छूने के लिए अपने बच्चों को यहाँ लाया करेंगी, या कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियों के लिए जड़ी बूटियाँ तोड़ने आया करेंगी, या अपने किसी बड़े की नसीहत के मुताबिक ख़ास रात के वक़्त अपने किसी अजीज़ की जो कि वफ़ात पा चुका हो उसकी रूह को चलता हुआ देखने के लिए आया करेंगी। पावर ऑफ सम सॉर्ट ऑफ अदर विल गो ऑन, या वो किसी ख़ास चीज़ की ताकत के हसूल के लिए आया करेंगी कि वो ताकत हमेशा जारी रहे। कौन सी ताकत के हसूल के लिए और उसको जारी रखने के लिए आया करेंगी? इन गेम्स, खेलों में, इन रिडल्स, पहेलियों में, सीमिंगली एट रैंडम, जो कि इत्तफाकी चीज़ें हुआ करती हैं, जो कि इत्तफाकी दिखाई देती हैं, यानी गेम का जीतना और पहेलियों वगैरह का या इस तरह की जो चीज़ें हैं, मतलब जो कि इत्तफाकात होते हैं, उनके हसूल के लिए यहाँ पर लोग आया करेंगे। बट सुपरस्टिशंस, लेकिन जो तवहुमात हैं लाइक बिलीफ्स, ये भी अकायद की तरह बनती जा रही हैं, मस्ट डाई, इनको लाजमी ख़त्म होना चाहिए। यानी वो कह रहा है कि अगर हम चाहते हैं कि हम रिलीजन, अब वो आस्ता आस्ता सोल्यूशन की तरफ भी आ रहा है। वो कहता है कि अगर हम चाहते हैं कि इस मज़हब को प्योरीफाई कर दिया जाए, इसको खालिस कर दिया जाए और इसको लोग इसको फॉलो करें, तो इसका सबसे पहला हल यही है कि जो सुपरस्टिशंस हैं यानी जो तवहुमात हैं, इसको इस मज़हब से अलग कर देना चाहिए, क्योंकि लोग इस दोनों चीज़ों को गड़बड़ कर देते हैं और वो सुपरस्टिशंस को यानी तवहुमात को भी मज़हब ही का एक हिस्सा समझ लेते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो इनको मुकम्मल तौर पे, इन तवहुमात को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देना चाहिए। एंड व्हाट रिमेन्स, और फिर बाकी क्या बचता है? व्हेन डिसबिलीफ हैज़ गॉन, जब बदअकीदगी, मज़हब को ना मानने का अमल, ये भी जब ख़त्म हो जाएगा तो पीछे क्या बचेगा? फिर इस चर्च में, इस गिरजे में घास उग जाएगी, वीडी पेवमेंट और जड़ी बूटियों वाले फुटपाथ रह जाएंगे, ब्रैम्बल्स और शतूत वगैरह के छोटे छोटे पौधे रह जाएंगे, बट्रेस और खारदार झाड़ियाँ रह जाएंगी, स्काई, और इस बिल्डिंग में तो किसी किस्म की अट्रैक्शन नहीं रहेगी, बस एक आसमान ही दिखाई देगा। नेक्स्ट स्टैंजा में वो कहता है अ शेप लेस रिकॉग्नाइजेबल, यानी ये एक ऐसी शक्ल की इमारत होगी जिसको बहुत कम लोग पहचानते होंगे। ईच वीक, हर वक्त गुजरते, हर हफ्ते यानी हर गुजरते हुए वक्त के साथ इसको पहचानने वालों की तादाद में बहुत कमी आती जाएगी, इसके विजिटर बहुत कम होते जाएंगे। अ पर्पस मोर ऑब्सक्योर, और जो इसका मकसद है, इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन का जो मकसद है वो भी बहुत ज़्यादा गैर वाज़े और मध्यम होता चला जाएगा। आई वंडर, मैं हैरान हूँ, हु विल बी द लास्ट, वो कौन शख्स होगा जो आखिरी इसका विज़िटर होगा। द वेरी लास्ट, वो आखिरी इसका विज़िटर यहाँ पर इबादत की गर्ज से या सैर सियाहत की गर्ज से, या जब इसको म्यूज़ियम बना दिया जाएगा उस गर्ज से इसको देखने वाला आखिरी शख्स कौन होगा जो यहाँ आएगा। टू सीक दिस प्लेस, इस जगह की तलाश में, फॉर व्हाट इट वॉज, जैसा कि ये थी,
वन ऑफ द क्रू, वो उस ग्रोह में से एक शख्स होगा, दैट टैप, जो कि इसकी देखभाल करेगा, एंड जॉट, और इसकी मरम्मत करेगा, एंड नो, और जानेगा, वट रूड लॉफ्ट्स वर, कि इसकी जो गैलरी है उसमें ईसा अलैहिस्सलाम की तस्वीर और स्लीप जो पड़ी हुई होंगी उनकी तरफ जब वो निगाह दौड़ाएगा, उनकी तरफ देखेगा, सम रूइन बिबर, कोई तबाह हाल शराबी किस्म का ही वो शख्स होगा, क्योंकि आम आदमी जो बाकायदा अक्ल शऊर रखता है वो तो इस तरफ नहीं आएगा, ना वो ईसा अलैहिस्सलाम की तस्वीर की तरफ आएगा, ना वो इस चर्च की देखभाल के लिए आएगा, और ना ही इसकी मरम्मत के लिए आएगा। सिर्फ अगर आएगा तो वो कौन होगा? वो एक तबाह हाल एक शराबी होगा, रैंडी फॉर एंटीक, और वो रसिया होगा, आशिक होगा कदीम चीज़ों को जमा करने का, और क्रिसमस एडिक्ट, या वो क्रिसमस के त्यौहार को मनाने का आदी होगा, यानी त्यौहारों को मनाने वाला एक आदमी हो सकता है। काउंटिंग ऑन अ विफ, जो कि हवा के झोंके पर सवार होकर बड़ी तेज़ी से आएगा। ऑफ गाउन, वो इसकी चीज़ों के लिए आएगा। वो कौन सी चीज़ें? गाउन, यानी वो जो पहन के इबादत करते हैं वो वाला गाउन। एंड बैंड्स एंड ऑर्गन पाइप्स, ये बैंड्स और ऑर्गन पाइप्स ये दोनों म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। एडमिट, और कुछ जड़ी बूटियाँ वगैरह लेने के लिए शायद आ जाए। और विल ही बी माई रिप्रेजेंटेटिव, या शायद वो मेरा नुमाइंदा होगा, यानी जिस तरह मैं एक विज़िटर के तौर पे आया हूँ तो वो भी एक विज़िटर के तौर पे ही आएगा, और उसका मकसद इस चर्च में से कुछ एंटीक्स को जमा करना होगा। वो जैसे आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं, वो उस टाइप का कोई आदमी होगा और वो मेरा नुमाइंदा होगा। नेक्स्ट स्टैंजा में पोइट कहता है, बोर्ड यानी अक्ता देने वाला, अनइनफॉर्म्ड नावाकफ, नोइंग द घोस्टी सिल्ट, एक ऐसा शख्स जिसको सिर्फ उस घोस्टी यानी जिन्नों और भूतों से मुतल्लक, सिल्ट यानी मट्टी, एक ऐसा शख्स होगा जो कि बहुत ही अक्ता देने वाली शख्सियत का हामिल होगा, ना वाकिफ़ होगा यानी जाहिल इग्नोरेंट पर्सन होगा, और वह सिर्फ़ और सिर्फ उस जादुई भूतों वाली मट्टी यानी जादुई मट्टी का उसे इल्म होगा जिसके तहत जादू किए जाते हैं। डिस्पर्स्ड, और उसके ख़यालात भी मुंतशिर होंगे, यानी उसके ख़यालात में कोई यकसुई नहीं होगी। येट, फिर भी, टेंडिंग टू दिस क्रॉस ऑफ ग्राउंड, इस ग्राउंड पर, इस ज़मीन पर क्रॉस यानी जो स्लीब लगी होगी वो उसकी देखभाल के लिए आएगा। उसकी ख्वाहिश होगी कि इस ज़मीन पर जो यानी क्रॉस लगी हुई है, जो स्लीब लगी हुई है, मैं उसकी हिफाजत करूं, उसकी देखभाल करूं। थ्रू सबर्ब स्क्रब, और उस यानी जो चर्च की जगह होगी और वहाँ जो स्लीब होगी उसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा घास और झाड़ियाँ उग चुकी होंगी, बिकॉज क्योंकि इट हेल्ड अनस्प्लिट, अभी तक ये चर्च या इसके अंदर जो स्लीब और सामान है ये अभी तक टूट फूट का शिकार नहीं हुआ होगा। उन झाड़ियों ने इसको टूट फूट से इसलिए बचा रखा होगा क्योंकि टूट फूट होती है किसी के विजिटिंग से, अब यहाँ पर कोई आ ही नहीं रहा तो इसलिए किसी किस्म की टूट फूट नहीं होगी, वो चर्च की बिल्डिंग एज इट अपनी जगह कायम रहेगी। सो लॉन्ग एंड, या इसका ये भी मतलब हो सकता है कि वो जो आएगा वो उसकी ख्वाहिश होगी कि मैं इसलिए इस चर्च की हिफाजत करूं ताकि ये चर्च टूट फूट का शिकार ना हो। यानी ये दोनों मीनिंग ये हो सकते हैं कि एक तो चर्च अपनी सही सलामत हालत में होगा क्योंकि यहाँ आया कोई नहीं होगा, या दूसरा मीनिंग ये होगा कि वो जो डिस्पर्स थाट वाला पर्सन आएगा वो इसलिए इसकी देखभाल करेगा क्योंकि उसकी ख्वाहिश होगी कि ये चर्च टूट फूट का शिकार ना हो यानी महफूज रहे। सो लॉन्ग एंड इक्वेबली व्हाट सिंस इज़ फाउंड, और एक लंबे अरसे तक इक्वेबली यानी मसावी तौर पर वैसी की वैसी जो चीज़ इस चर्च की होगी वो यही होगी, यानी कुछ मखसूस चीज़ें हैं जो चर्च की आज भी चल रही हैं, ये तब तक मसावी तौर पर बिल्कुल इसी तरीके से चलती रहेंगी। वो कौन सी हैं? ओनली इन सेपरेशन यानी डिवोर्स का मामला, तलाक वगैरह का मामला, मैरिज शादी के मामला, एंड बर्थ, और बर्थ के वक़्त यानी बर्थ के मामला। बर्थ के वक़्त जब बच्चे की क्रिश्चियनिटी में जब किसी बच्चे की बर्थ होती है तो जॉर्डन जो है वहाँ से एक पानी का कतरा ला के उसे बैप्टाइज़ किया जाता है, उसे ब्लेस करके, तो उसे बैप्टिज़म कहते हैं। यानी वो कहता है चर्च जिस तरह आज यानी लोगों की डाइवोर्स, वेडिंग्स और बैप्टिज़म के मामलात को निपटा रहा है, इस तरीके से उस वक़्त भी इस तरह की कुछ रसूमात रह जाएंगी, कुछ रसूम और रिवाज रह जाएंगे जो कि चर्च में हुआ करेंगे, बाकी असल इसका मकसद ख़त्म हो जाएगा। एंड डेथ, और मौत की कुछ रसूमात रह जाएंगी। एंड थाट्स ऑफ दीज, और इसी तरह के कुछ ख्यालात बाकी रह जाएंगे। फॉर व्हाट वाज बिल्ड, वही तसव्वुरात जिनकी वजह से, जिनकी बुनियाद पर इस चर्च को तमीर किया गया था।
दिस स्पेशल शेल, ये ख़ास किस्म का जो खोल है, यानी ये जो इमारत की शक्ल में ख़ास किस्म का खोल है, फॉर दो आई हैव नो आइडिया, मुझे इसके बारे में कोई ख़ास आइडिया नहीं है, यानी मुझे इसकी कोई समझ बूझ नहीं है किस चीज़ की। नेक्स्ट कहता है व्हाट दिस अकाउटेड, यानी इसको क्यों मुसल्ला किया गया, फ्रॉस्टी बार्न इज़ वर्थ, इस मुसल्ला शुदा खूबसूरत ये जो जगह है, यानी ये जो कहरज़दा इमारत है, इसको क्यों मसल्ला किया गया है, इसको क्यों डेकोरेट किया गया है, इसकी अहमियत के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन फिर भी इट प्लीज़ मी, ये अमल मुझे खुशी देता है, टू स्टैंड इन साइलेंस हेयर, यहाँ पर खामोशी से खड़े होने का अमल जो है वो मुझे बेपनाह खुशी देता है। लेकिन इसकी मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे खुशी क्यों देता है, हालांकि ऑलरेडी वो इस साइलेंस को कोई इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं उसने किया, बल्कि वो कह चुका है कि ये जो साइलेंस है ये बहुत ज़्यादा घुटन वाली है और परेशान कुन है, मुझे परेशानी देती है। लेकिन अब वो एक पैराडॉक्स है, वो कह रहा है कि अब यही जो साइलेंस है, अगरचे ये घुटन वाली है, परेशान कुन है, लेकिन फिर भी ये मुझे बहुत ज़्यादा सुकून देती है। अ सीरियस हाउस, ये एक संजीदा जगह है, ऑन सीरियस अर्थ इट इज़, इस संजीदा ज़मीन पर अगर कोई संजीदा जगह है तो वो ये चर्च ही है, यानी यहीं पर संजीदगी मिलती है। इन हुज़ ब्लेंट एयर, जिसकी मखलूत हवा में, यानी जहाँ मुख्तलिफ़ हवाओं का मिलाप है, हवाओं से मुराद है रुझानात, ट्रेंड्स, यानी जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के लोग, मुख्तलिफ़ रुझानात वाले लोगों जो है वो मिलते हैं। यहाँ की जो मखलूत हवा है, ऑल आवर कंपल्शंस मीट, कंपल्शंस यानी हमारी मजबूरियाँ, हमें यहाँ पर अपनी तमाम मजबूरियों के हल मिलते हैं, आर रिकॉग्नाइज्ड, और इन हमारी मजबूरियों की पहचान होती है, शनाख्त होती है, यानी खुदा की ज़ात, हमारे बनाने वाले की, हमारे पैदा करने वाले खुदा की जो ज़ात है वो हमारी तमाम जितनी भी मजबूरियां हैं उनको यहाँ पर पहचानती है और उनका हल करती है। एंड रोब्ड, और लिबास पहना दिया जाता है, एज डेस्टिनीज़, हमारी तकदीरों को, और हमारी तकदीरों को मलबूस किया जाता है खुशकिस्मती के साथ, यानी हमारी जो बुरी तकदीर होती है, हमारी जो मजबूरियां हैं, जब हम चर्च में लेके आते हैं तो खुदा की ज़ात उनको देखती है और उसके बाद फिर हमारी अच्छी किस्मत का लिबास उन मजबूरियों पर पहना देती है, यानी हमारी बदकिस्मती हमारी खुशकिस्मती में बदल जाती है। एंड दैट मच नेवर कैन बी ऑब्सोलीट, ये कभी भी बहुत ज़्यादा, ऑब्सोलीट का मतलब होता है मतरूक, अबंडेंट, यानी जिसे छोड़ दिया जाए, ये कभी भी मतरूक नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा मतरूक नहीं हो सकता, सिंस चूँकि समवन विल फॉरएवर बी सरप्राइजिंग, क्योंकि कोई ना कोई हर ज़माने में ऐसा शख्स ज़रूर होगा जो हैरान होता रहेगा, अ हंगर इन हिमसेल्फ, और अपने अंदर भूख तलाश करेगा, टू बी मोर सीरियस, संजीदा होने की, क्योंकि इस स्टैंजा की फ़र्स्ट लाइन में उसने कह दिया है कि इस दुनिया पर अगर कोई संजीदा जगह है तो यही जगह है चर्च। अब वो कह रहा है इसलिए जिस बंदे को भी, जिस शख्स को भी, जिस ज़माने में भी सीरियसनेस की यानी संजीदगी की ज़रूरत पड़ेगी, और हर लम्हे हर दौर में ऐसे बंदे ज़रूर होंगे जिनको संजीदगी की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो लोग क्या करेंगे, संजीदगी को तलाश करते करते इस संजीदा जगह पर पहुंचते जाएंगे। इसलिए मुकम्मल तौर पर किसी भी ज़माने में मुकम्मल तौर पर मतरूक नहीं होगा, यानी इसको यहाँ आना जाना लोगों की मुकम्मल आमदोरफ्त कभी भी बंद नहीं होगी। एंड और ग्रेविटेटिंग, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से है, यानी जैसे कशिश सिकल है, ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, तो इसी तरीके से इसका मतलब है ये एक कशिश रखेगा विद इट टू दिस ग्राउंड, हर वो शख्स जो संजीदगी का मतलाशी होगा, उस संजीदगी के लिए ये ज़मीन यानी ये चर्च की जो ज़मीन है उसे अपनी तरफ एक कशिश के तहत खींचती रहेगी। विच ही वंस हर्ड, जिसके बारे में उस शख्स ने कभी सुना होगा, वॉज प्रॉपर टू ग्रो वाइज इन, कि जो भी शख्स मुकम्मल तौर पर अक्लमंद होना चाहता है वो इस चर्च में दाखिल हो जाता है, उस चर्च में दाखिले से वो बहुत ज़्यादा अक्लमंद भी हो जाता है और संजीदगी भी इख्तियार कर लेता है। इफ़ ओनली दैट सो मैनी डेड लाई अराउंड, क्योंकि इसी चर्च के इर्द गिर्द, इसकी इमारत के इर्द गिर्द और इसके अंदर बहुत से अक्लमंद लोग लेटे हुए हैं, यानी बहुत से अक्लमंद और ज़हीन और संजीदा लोगों को यहाँ पर दफन किया गया है। अगर कोई शख्स संजीदगी हासिल करना चाहता है तो वो इस चर्च का आसरा आखिरी वक्त तक लेता रहेगा, इसलिए चर्च कभी भी अबंडेंट प्लेस नहीं होगा।
इस पोएम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोएम में यूज़ होने वाली फिगर्स ऑफ स्पीच या लिटरेरी टर्म्स की जानिब। सबसे पहले हम देखेंगे मीटर। इस पोएम में पोएट ने थारोली आइम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया है। इसके बाद इस पोएम के तमाम स्टैंजास की राइम स्कीम भी सेम है, यानी ए बी सी ए ई सी ई। अगर हम इसको सिंपल वर्डिंग में देखें तो इस पोएम की फर्स्ट, थर्ड और सिक्स्थ लाइंस तमाम स्टैंजास की आपस में राइम्ड हैं, यानी फर्स्ट, थर्ड और सिक्स्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं। सेकंड और फोर्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं। फिफ्थ लाइंस एट्थ लाइंस के साथ राइम्ड हैं और सेवन्थ लाइंस नाइन्थ लाइंस के साथ राइम्ड हैं। सबसे पहले हम स्टैंजा नंबर 1 की राइम स्कीम देखते हैं, यानी फर्स्ट, थर्ड और सिक्स्थ लाइंस आपस में किस तरह से राइम्ड हैं। फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है ऑन, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है स्टोन और सिक्स्थ लाइन का लास्ट वर्ड है ऑर्गन। उसके बाद सेकंड और फोर्थ लाइंस इस तरह से राइम्ड हैं कि सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है शर्ट और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है कट। उसके बाद फिफ्थ और एट्थ लाइंस इस तरह से राइम्ड हैं कि फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है स्टफ और एट्थ लाइन का लास्ट वर्ड है ऑफ। उसके बाद सेवन्थ और नाइन्थ लाइंस इस तरह से राइम्ड हैं कि सेवन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है साइलेंस और नाइन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है रेवरेंस। उसके बाद सेकंड स्टेंजा को अगर हम देखें तो फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है फॉन्ट, थर्ड का लास्ट वर्ड है डोंट और सिक्स्थ लाइन का लास्ट वर्ड है मेंट। सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है न्यू और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है फ्यू। इसके बाद फिफ्थ और एट्थ लाइन्स को अगर हम देखें तो फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है प्रनाउंस और एट्थ लाइन का लास्ट वर्ड है सिक्सपेंस। उसके बाद सेवन्थ और नाइन्थ लाइन्स को अगर देखें तो सेवन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है डोर और नाइन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है फॉर। इसी तरह से इसके अगर हम थर्ड स्टेंजा को देखें तो फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है डू, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है टू और सिक्स्थ लाइन का लास्ट वर्ड है शो। उसके बाद सेकंड और फोर्थ लाइंस को अगर हम देखें तो सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है दिस और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है यूज़। इसके बाद फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है कीप और एट्थ लाइन का लास्ट वर्ड है शीप। उसके बाद सेवन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है केस, केसिस और नाइन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है प्लेसिस। उसके बाद अगर हम इसके फोर्थ स्टेंजा को देखें तो फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है कम, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है सम और सिक्स्थ लाइन का लास्ट वर्ड है रैंडम। उसके बाद इसके सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है स्टोन और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है वन। उसके बाद की फिफ्थ और एट्थ लाइंस को अगर हम देखें तो फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है ऑन और एट्थ लाइन का लास्ट वर्ड है गॉन। उसके बाद सेवन्थ और नाइन्थ लाइंस को अगर हम देखें तो सेवन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है डाई और नाइन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है स्काई। उसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा में अगर हम देखें तो फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है वीक, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है सीक और सिक्स्थ लाइन का लास्ट वर्ड है एंटीक। उसके बाद सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है हु और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है क्रू। उसके बाद फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है वर और एट्थ लाइन का लास्ट वर्ड है मर्थ। उसके बाद सेवन्थ और नाइन्थ लाइन को देखें तो सेवन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है विफ और नाइन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट स्टैंजा में हम अगर देखें तो फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है सिल्ट, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है अनस्पिल्ट और सिक्स्थ लाइन का लास्ट वर्ड है बिल्ट। इसी तरह सेकंड और फोर्थ लाइन को अगर देखें तो सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है ग्राउंड और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है फाउंड। उसके बाद फिफ्थ और एट्थ लाइन्स को अगर हम देखें तो फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है बर्थ और एट्थ लाइन का लास्ट वर्ड है वर्थ। इसी तरह सेवन्थ और नाइन्थ लाइन को देखें तो सेवन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है आइडिया और नाइन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है हियर। उसके बाद लास्ट स्टैंजा को अगर हम देखें तो फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है इज़, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है डेस्टिनीज और सिक्स्थ लाइन का लास्ट वर्ड है सीरियस। उसके बाद सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है मीट और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है ऑब्सोलीट। उसके बाद फिफ्थ और एट्थ लाइन्स इस तरह से राइम्ड हैं कि फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है सरप्राइजिंग और एट्थ लाइन का लास्ट वर्ड है वाइज इन। उसके बाद
सेवन्थ और नाइन्थ लाइन्स इस तरह से राइम्ड हैं कि सेवन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है ग्राउंड और नाइन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है राउंड। इस तरह से अगर हम इसकी राइम स्कीम को देखें तो इसकी राइम स्कीम तमाम स्टैंजाज में सेम है, जो कि है ए बी सी ए ई सी ई। इसके बाद हम देखते हैं एंजेममेंट। एंजेममेंट का मतलब है कि अगर हमें एक लाइन को पढ़ के उसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो, बल्कि उसके लिए हमें सेकंड लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो उसे हम रन ऑन लाइन या एंजेममेंट का यूज़ कहते हैं। जैसा कि अगर हम इस पोइम की लाइन नंबर 13 और 14 को देखें तो उसमें 13th लाइन में वो पोइट कहता है माउंटिंग द लेक्टन, मैं उस डाइस पर चला गया, आई परस्यू अ फ्यू, मैंने चंद एक परस्यू की। क्या चीज़ परस्यू की इसकी समझ नहीं आती, उसके लिए हमें नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत होगी, जिसमें वो कहता है हेक्टरिंग लार्ज स्केल वर्सेस, यानी मैंने बहुत बारोब आवाज़ में चंद आयात की तलावत की। फिर उसके बाद अगेन ये लाइन फिर रन ऑन लाइन ही चलती है, जैसा कि वो कहता है एंड प्रोनाउंस, और मैंने बुलंद आवाज़ से पुकारा, मैं बोला, क्या बोला। अब इसके लिए हमें नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत होगी, जिसमें कहता है हेयर एंड, यानी यहाँ पर इख्तिताम हुआ, ये लफ्ज़ मैंने ऊंची आवाज़ से पुकारे। इस तरह से अगर हम देखें तो इस पोइम की लाइन नंबर 13 और 14 दोनों रन ऑन लाइन है और इसमें एंजेममेंट की टेक्निक यूज़ की गई है। उसके बाद अगर हम इसी पोइम की लाइन नंबर 16 को देखें, जिसमें पोइट कहता है द इकोज स्निगर ब्रीफली, यानी मेरी जो आवाज़ थी जब वो बहुत ज़्यादा बुलंद आवाज़ से मैं बोला तो उसमें एक मुख्तसर सी हंसी की यानी तंज आमेज़ हंसी की भी गूंज शामिल हो गई। बैक एट द डोर, फिर दरवाजे की पुश्त पर। अब दरवाजे के पीछे दरवाजे की पुश्त पर उसने क्या किया इसकी समझ नहीं आ रही, उसके लिए हमें नेक्स्ट लाइन यानी लाइन नंबर 17 की सपोर्ट की ज़रूरत होगी, जिसमें वो कहता है आई साइन द बुक, मैंने उस किताब पर दस्तखत किए, यानी वो जो फीडबैक वगैरह देने के लिए होती है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन नंबर 23 को अगर हम देखें तो पोइट कहता है व्हाट वी शुड टर्न दैम इनटू, जब यानी ये मज़हबी अकायद और मज़हब वगैरह ख़त्म हो जाएगा तो हम इन चर्चिज़ का क्या करेंगे। शायद वो कहता है हम इन्हें तब्दील कर दें, इफ़ वी शैल कीप, अगर हम इन्हें रखें। अब क्या रखें इसकी समझ नहीं आ रही, उसके लिए नेक्स्ट लाइन नंबर 24 को अगर हम देखें उसमें पोइट कहता है अ फ्यू कैथेड्रल्स क्रॉनिकली ऑन शो, यानी कुछ जो चर्चिज़ होंगे, कुछ गिरजे हम तारीख़ी तौर पर म्यूज़ियम में तब्दील कर देंगे ताकि उनकी नुमाइश की जा सके, नुमाइशी तौर पर म्यूज़ियम यानी अजायब घर में तब्दील कर देंगे। उसके बाद लाइन नंबर 28 को अगर हम देखें तो उसमें पॉइंट कहता है और आफ्टर डार्क, और जब अंधेरा छा जाएगा विल ड्यूबियस वुमन कम, और एक मशकूक किस्म की औरत आएगी। अब वो क्या लेने आएगी इसकी हमें समझ नहीं आ रही इस स्टैंजा को पढ़ के, उसके लिए हमें नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत होगी, जिसमें वो कहता है टू मेक देयर चिल्ड्रन टच अ पर्टिकुलर स्टोन, यानी अपने बच्चे को लेके आएगी ताकि वो उस मखसूस मुक़द्दस पत्थर को हाथ लगाकर छू ले। उसके बाद अगर हम लाइन नंबर 38 को देखें तो इसमें पॉइंट कहता है अ पर्पस मोर ऑब्सक्योर, यानी इस चर्च को बनाने का मकसद जब मुकम्मल तौर पर गैर वाज़ेह हो जाएगा, आई वंडर, तो मैं हैरान होता हूँ, हु, कौन। यहाँ पर यह भी लाइन रन ऑन लाइन है। नेक्स्ट लाइन में वो कहता है हु विल बी द लास्ट, कि वो कौन आखिरी शख्स होगा, द वेरी लास्ट, वो कौन आखिरी शख्स होगा, यानी वो कहना चाहता है कि इस चर्च को विज़िट करने वाला वो आखिरी शख्स कौन होगा। उसके बाद ये लाइन अगेन फिर एक रन ऑन लाइन है, जिसमें पॉइंट कहता है द वेरी लास्ट, वो आखिरी शख्स होगा, टू सीक, जो कि तलाश करेगा। अब किस चीज़ की तलाश करेगा इसके लिए नेक्स्ट लाइन की हमें ज़रूरत पड़ेगी, यानी लाइन नंबर 40 की, जिसमें पॉइंट कहता है दिस प्लेस, इस जगह की तलाश करेगा, फॉर व्हाट इट वाज, कि ये किस मकसद के लिए बनाई गई थी। ये तो थी एंजमेंट का रन ऑन लाइन, जो कि इस पोइम में पॉइंट ने यूज़ की है। नेक्स्ट टर्म है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है द बिगिनिंग ऑफ टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर्स, यानी एक ही लाइन में दो अल्फाज का एक ही हरफ से शुरू होना एलिट्रेशन कहलाता है। जैसा कि इसकी लाइन नंबर 3 में अगर हम देखें तो सीड्स और स्टोन दोनों वर्ड्स एस लेटर से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद लाइन नंबर 5 में 3 वर्ड्स हैं, यानी संडे, सम और स्टफ़, ये तीनों एस लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 10 में फॉरवर्ड और फ़ॉन्ट दोनों एफ लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 15 में बच और मोर एम से स्टार्ट हो रहे हैं। अगेन लाइन नंबर 20 में लॉस और लाइक, लाइन नंबर 21 में वंडरिंग और वट, लाइन नंबर 25 में पार्चमेंट, प्लेट
और पिक्स। उसके बाद लाइन नंबर 26 में रेस्ट, रेंट और रेन। लाइन नंबर 30 में सिंपल्स, सम। उसके बाद लाइन नंबर 33 में रिडल्स और रैंडम। लाइन नंबर 36 में ब्रैम्बल्स और बट्रेस। लाइन नंबर 48 में बर्ड और स्क्रब। लाइन नंबर 54 में स्टैंड और साइलेंस। लाइन नंबर 59 में सिंस, समवन और सरप्राइजिंग। लाइन नंबर 60 में हंगर और हिमसेल्फ। लाइन नंबर 61 में ग्रेविटेटिंग एंड ग्राउंड। लाइन नंबर 62 में वॉज और वाइंस। नेक्स्ट है रिपल्सिवनेस। रिपल्सिवनेस का मतलब है किसी बैरूनी चीज़ के ज़रिए अपने अंदरूनी जज्बात का इजहार करना। अब पोइट के जो अंदरूनी जज्बात हैं रिलीजन के बारे में, जो उसकी रिलीजियस टेंडेंसीज़ हैं, उसकी लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स हैं, जो भी उसके नज़रियात हैं, वो चर्च की कंडीशन को बयान करके हमारे सामने रख रहा है। तो इस तरह से इस पोइम में पोइट ने रिपल्सिवनेस के थ्रू अपने रिलीजियस इमोशंस का और रिलीजियस टेंडेंसीज़ का इजहार चर्च की सिचुएशन की शक्ल में किया है। अब हम डिस्कस करेंगे पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब है डिफरेंट टाइप्स की ओपिनियन देना, यानी एक ही जगह पर दो मुख्तलिफ आरा देना, किसी एक ही चीज़ के बारे में उसी के हक़ में और उसी के ख़िलाफ़ दलाइल देना। अब अगर हम इस पोइम की लाइन नंबर 7 को देखें, उसमें पोइट कहता है एंड अ टेंस, और एक परेशान कुन, मस्टी, अक्ता देने वाली, अनइग्नोरेबल, नाकाबिल बर्दाश्त, साइलेंस, खामोशी थी। यानी चर्च के अंदर एक अक्ता देने वाली, परेशान कुन और नाकाबिल बर्दाश्त खामोशी थी। और दूसरी तरफ वो कह रहा है लाइन नंबर 54 में इट प्लीज़ मी टू स्टैंड इन साइलेंस हियर, यानी मुझे चर्च के अंदर उस खामोशी में खड़े होने में खुशी महसूस होती है। एक तरफ यानी लाइन नंबर 7 में वो इसी साइलेंस को 3 तरह के अलकाबात दे रहा है, यानी वो टेंस थी, परेशान कुन थी, मस्टी यानी बहुत ज़्यादा अक्ता देने वाली थी, अनइग्नोरेबल और नाकाबिल बर्दाश्त थी। लेकिन अब लाइन नंबर 54 में वो उसी को प्लेयर का बाइस कह रहा है, यानी वो खुशी की एक वजह है। तो ये एक पैराडॉक्स है। अब हम आते हैं इस पोइम के थीम्स की जानिब। सबसे पहला इसका थीम है रिलीजन, यानी पोइट कहना ये चाह रहा है कि रिलीजन जो है अब इस दुनिया से तकरीबन नापैद होता जा रहा है। अब इसकी प्रैक्टिसेस बहुत कम होती जा रही हैं, और जो प्रैक्टिसेस रह भी गई हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ सुपरस्टिशंस की शक्ल में रह गई हैं। बाकायदा जो इसकी स्पिरिट थी, इसका जो असल मकसद था, वो ख़त्म होता जा रहा है। इसकी प्रैक्टिसेस में सिर्फ सुपरस्टिशंस हैं और रिचुअल्स हैं, यानी जिसमें बर्थ की रिचुअल्स, डेथ की रिचुअल्स, मैरिज की और सेपरेशन वगैरह की रह गई हैं। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं। लेकिन फिर भी एंड पर वो यही कहता है कि रिलीजन एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत हमें एंड तक रहेगी। उसकी 2 रीज़न्स हैं। एक तो ये कि बाज़ लोग अपनी बैड लक को, अपनी यानी बदबख्ती को अपनी खुशकिस्मती में बदलने के लिए लोग चर्चिज़ का यानी इबादत गाहों का या मज़हब का सहारा लेते रहेंगे। और दूसरी ये है कि ये एक संजीदा जगह है, जिसको भी संजीदगी की तलाश होगी वो हमेशा मज़हब को ही देखेगा और मज़हब की तरफ ही रुजू करेगा। इस तरह से मज़हब कभी भी नापैद नहीं होगा, ये इबादतगाहें कभी भी मुकम्मल तौर पर वीरान नहीं होगी, अगरचे इनकी तरफ जाने का रुझान बहुत हद तक कम होता जा रहा है। ये पोइम ड्रामेटिक मोनोलॉग की तर्ज पे लिखी गई है। ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब है कि जब पोइट या उसका कोई कैरेक्टर स्टेज पर खड़ा होकर अपने तमाम इमोशंस का, अपने जज्बात का इजहार पब्लिक के सामने करता है, लेकिन उसकी बात को कोई रिस्पॉन्ड नहीं करने वाला होता। वहाँ पर कोई दूसरा कैरेक्टर नहीं होता, सिर्फ उसका अपने ही डायलॉग्स होते हैं जो कि एक स्पीच की शक्ल में ऑडियंस तक पहुँचते हैं। तो इसे ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं। ये पोइम भी ड्रामेटिक मोनोलॉग की तर्ज पर ही लिखी गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस लेक्चर।